बिहार से घुसपैठ पर शाह का प्रहार। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बात होगी बिहार की। बिहार के अररिया में देश की सुरक्षा सीमाओं की सख्ती और घुसपैठ पर एक सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अररिया की धरती से साफ शब्दों में कहा कि अब सिर्फ नाम हटाने की नहीं, भारत की धरती से एक एक घुसपैठी को बाहर करने की निर्णायक कार्रवाई होगी। अररिया में बॉर्डर आउटपोस्ट लेटी और इंदरवा के उद्घाटन के दौरान सशस्त्र सीमा बल के कई अहम प्रोजेक्ट्स का ई लोकार्पण और ई शिलान्यास करते हुए गृह मंत्री ने बताया कि देश की सीमाएं अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगी। उन्होंने याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय यह दूरदर्शी फैसला लिया गया था कि पड़ोसी देशों से लगी सीमाओं की सुरक्षा एक ही बल संभाले और उसी निर्णय के तहत सशस्त्र सीमा बल आज नेपाल और भूटान सीमा की सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बना हुआ है। बात करें तो आगे घुसपैठ के मुद्दे पर अमित शाह का बयान सियासी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की स्पष्ट घोषणा है। उन्होंने 2 कहा है कि घुसपैठियों से मुक्ति का मतलब सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हटाना नहीं है। मोदी सरकार का संकल्प है कि भारत की धरती से एक एक घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। शाह ने साफ किया है कि सीमांचल क्षेत्र में जल्द ही बड़ा अभियान शुरू होगा। सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर मौजूद अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे। डीएम, एसपी, बिहार सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर 3 दिन के भीतर ठोस एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि यह सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहेगा। गृह मंत्री ने डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी बदलाव को देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा बताया है और इसके अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय रिसर्च कमेटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर अररिया से दिया गया यह संदेश सिर्फ उद्घाटन का नहीं था, यह संदेश था सीमाएं सुरक्षित होंगी, डेमोग्राफी से खिलवाड़ नहीं चलेगा और भारत अब घुसपैठियों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगा। यह वही संकल्प है जो नरेंद्र मोदी सरकार की राष्ट्रवादी नीति की पहचान बन चुका है और जिसकी शुरुआत अब सीमांचल से होकर पूरे देश में होती दिख रही है। बिहार और झारखंड का क्षेत्र है, बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। और इसकी शुरुआत, चूंकि यहां पर सरकार बन चुकी है, जनादेश भी इस एजेंडा को प्राप्त हो चुका है। हम तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। हमारी विपक्ष की पार्टियों ने ये मुद्दे का विरोध किया था, मगर मैं तो आभारी हूं बिहार की जनता का कि अभूतपूर्व जन समर्थन हमें मिला है। बिहार के कल्याण के एजेंडा के साथ साथ वो मैंडेट में घुसपैठियों को निकालना भी शामिल है। और मैं आज इस मंच से बिहार की जनता को और देश भर की जनता को ये भरोसा देकर जाता हूं कि हम दूसरी बार जनादेश के लिए आएंगे, उसके पहले एक एक घुसपैठियों को भारत के बाहर निकालने का काम समाप्त कर कर आएंगे। आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बिहार के अररिया में किस तरीके से हुंकार भरते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि एक एक घुसपैठिए को हम सीमा से बाहर निकालेंगे, यानी कि सीमांचल से अब घुसपैठियों की छुट्टी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का घुसपैठ पर हल्ला बोल किस तरीके से आपने देखा। तो सीमांचल से घुसपैठियों की पूरी तरह से छुट्टी। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने इसी बयान पर अडिग है कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना है, घुसपैठियों को सीमा से बाहर निकालना है। लेकिन इस तरीके से क्या बीजेपी का रोड मैप है, क्या कार्यक्रम है, तमाम सवालात भी इसको लेकर उठते हैं कि लगातार ये बात भी कही जा रही है कि घुसपैठियों की कोई जगह देश में नहीं है। किस तरीके से उन्होंने कहा है कि पूरे सीमांचल को घुसपैठियां मुक्त करना है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इनको देश से बाहर करना बेहद जरूरी है। जल्द शुरू होने जा रहा है ऑपरेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया है।
तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ है। परिचय आपसे कराऊंगी। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए रतन तिवारी जी हमारे साथ है। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तपोष पाल जी हमारे साथ है। तपोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आरजेडी से शाहान परवेज जी हमारे साथ है। शाहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जेडीयू से प्रवक्ता हमारे साथ अविनाश पासवान जी। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत तपोष जी आपसे ही करूंगी। तपोष जी, ये कहा जा रहा है कि सीमा को पूरा घुसपैठ मुक्त बना देंगे, भारत देश में कोई घुसपैठिया नहीं रहेगा, और ये पहली बार नहीं है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरीके का बयान दिया है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये बात कह चुके हैं। इसके लिए बीजेपी का रोड मैप, बीजेपी का कार्यक्रम क्या है? देखिए, आज जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि घुसपैठिए का नाम सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं बल्कि भारत धरती से उनको हटाया जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ जिन्होंने भी खिलवाड़ किया है उनको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। घुसपैठिया सिर्फ सीमा नहीं पार करते हैं, वो देश की सुरक्षा, संसाधन और जनसंख्या संतुलन पर हमला भी करते हैं। सबसे पहले सरकार घुसपैठियों को, जो लोग यहाँ वोट बैंक बना के रखे हुए हैं, सबसे पहले उनको टारगेट करेगी। उसके बाद फिर जो लोग इनको वोट बैंक की तरह पालते पोसते हैं उनको टारगेट करके इस पूरे जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जाएगा और फिर उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये नया भारत है, यहाँ घुसपैठियों को शेल्टर नहीं, एग्जिट किया जाएगा। जिन्होंने भी यहाँ पे इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, इनके जब शासन था तब इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाए, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाया, सीमा पार से लोगों को लाकर यहाँ बसाया और वोट बैंक की तरह उसको यूज किया। आज घुसपैठियों को मोदी जी और अमित शाह जी ना बसाते हैं और ना ही उसका कोई पालन पोषण होता है। हम उन्हें जो भी हमारे सीमाओं को लांघेगा उसको सीमा पार वापस जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। रतन तिवारी जी, हमारी है आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड डिपोर्ट, ये हमारी रणनीति है, उसी के तहत हम इस पे काम करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रविंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ रतन तिवारी जी, वापस रतन तिवारी जी आपके पास ही लौटूंगी। जिस तरीके से घुसपैठ का मुद्दा बना हुआ है, किस तरीके से आप इस मुद्दे को देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि घुसपैठिया देश की एक सबसे बड़ी समस्या है? रतन जी, जवाब दीजिए। शिवांगी जी, घुसपैठिया देश की सबसे बड़ी समस्या है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से घुसपैठियों के खिलाफ रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का प्रयास भी की है और काम भी किए। अभी तपोष पाल बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मैं उन्हें कई चैनलों पे बार बार कहा हूं कि आप आधा अधूरी जानकारी लेकर मत आया करिए, तैयारी के साथ आया करिए। यूपीए गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। हमने 10 सालों में 90,000 घुसपैठियों को चिन्हित करके देश से बाहर निकाला है। ये सदन के अंदर ये आंकड़े पेश हुए थे, ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उन्हें मालूम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, पिछले 12 साल में मात्र 4,000 लोगों को इन्होंने डिपोर्ट किया है, देश से बाहर निकाला है, चिन्हित किया है। और 2017 में शिवांगी जी, 2017 में यह आंकड़े मात्र 51 लोगों के थे, जो 51 लोगों को इन्होंने चिन्हित करके देश से बाहर निकाला है। आप मुझे बताइए, यूपीए गवर्नमेंट 10 सालों में 90,000 लोगों को देश से बाहर निकालती है और मजबूत हिंदुत्व वाली और डबल इंजन की सरकार, ताकतवर सरकार नरेंद्र मोदी की मात्र 12 सालों में 4,000 लोगों को देश से बाहर निकालती है। अब देश को तय करना है कि देश को उल्लू कौन बना रहा है, देश को हिंदू मुसलमानों में लड़ा कौन रहा है, घुसपैठियों के नाम पे वोट कौन मांग रहा है, वो देश अब तय करेगा। शिवांगी जी, चलिए ठीक है। शाहान परवेज जी से सवाल होंगे। शाहान परवेज जी, घुसपैठिया बिहार के लिए कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए शिवांगी जी, हमको और आप सबको याद होगा कि बिहार में अभी चुनाव हुआ है और चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा ड्रामा यहाँ रचा गया। इसमें चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने कहा, और गृह मंत्री जी लगातार आकर और चीख कर कह रहे थे चुनाव के पहले भी, कि बिहार में बड़ी घुसपैठियों का आगमन हो गया है। और हम लोगों ने लगातार गृह मंत्री जी से बड़ा रिस्पेक्टफुली ये पूछा कि गृह मंत्री जी को ये आंकड़ा भी देना चाहिए कि घुसपैठिए बिहार के अंदर कब घुसे और कब से कब तक घुसे और उनका कितना डेटा है, क्या आंकड़ा है उनका, कितने संख्या में ये बिहार के अंदर घुसपैठिए यहाँ घुस गए हैं। ये बिहार, और बीच में बिहार में भी 20 सालों से इन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी 11 सालों से इनकी सरकार है। बावजूद उसके कि अगर देश के अंदर या बिहार के अंदर घुसपैठिए घुस रहा है
उसकी जिम्मेदारी ये तय करते हैं कि ये विपक्ष की जिम्मेदारी होगी, और घुसपैठियों से देश को बचाने की जिम्मेदारी विपक्ष की थी, जबकि 11 सालों से केंद्र में ये सरकार है और बिहार में 20 सालों से इनकी सरकार है। बावजूद इसके हम लोगों ने जिम्मेदारी को स्वीकार किया और हम लोगों ने गृह मंत्री से ये पूछा कि आपके नेतृत्व में जो मंत्रालय है वो बिल्कुल निकम्मा हो गया है, और उस निकम्मे मंत्रालय से हमें बस इतना आंकड़ा चाहिए था कि बिहार के अंदर कितने इनफिल्ट्रेटेड लोग अंदर आ चुके हैं, आप हमें वो आंकड़ा दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे और हम लोग उसको देश के बाहर करेंगे। दूसरी बात कि वो आंकड़ा आज तक नहीं मिल पाया, और चुनाव आयोग ने भी जब यहाँ पे एसआईआर कराया, और एसआईआर कराने के बाद में चुनाव आयोग के पास में आपको जानकर बेहद हैरानी होगी शिवांगी जी, कि केवल 3 लोग बिहार के अंदर आप आइडेंटिफाई कर पाए कि केवल 3 लोग बांग्लादेश से घुस के बिहार के अंदर बैठे हैं, और उसमें भी एक महिला जो बिहार के अंदर शिक्षिका बनी हुई है, टीचर नौकरी कर रही है। अब एक घुसपैठिया केवल आधार कार्ड नहीं बनवा रहा है, एक घुसपैठिया बांग्लादेश से आकर अगर बिहार सरकार के अंदर नौकरी कर रहा है, तो ये पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि सरकार की क्या मिली भगत हो सकती है घुसपैठियों के साथ, सरकार की क्या लापरवाही हो सकती है। चलिए ठीक है, इसका जवाब भी हम ले लेते हैं। अविनाश जी, सिर्फ 3 आंकड़ा बिहार के अंदर मिलता है और वो घुसपैठिया शिक्षिका बन जाती है, जिस तरीके से शाहान परवेज जी कह रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? एक जगह बातें कही जाती है कि घुसपैठिया मुक्त हम देश बनाएंगे, राज्य बनाएंगे, दूसरी तरफ शिक्षिका बनकर बैठ जाना, ये आरोप लग रहे हैं। अविनाश जी देखिए, जी सबसे पहले तो आपके माध्यम से सारे पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि घुसपैठिए का जो इशू है वो होम मिनिस्ट्री इसको बखूबी देख रही है, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी ने बिल्कुल ही मतलब जो कहा है, क्योंकि उनके जुरिस्डिक्शन की बात है, अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, किसी भी स्टेट के किसी भी कंट्री का जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना, और यहाँ के जो लोग हैं, वहां के जो सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना होम मिनिस्ट्री का काम है। इसलिए जब भी इस तरीके के मामले हैं, और बकायदा क्योंकि बॉर्डर एरियाज है ये, और बॉर्डर एरियाज में जितने भी स्टेट हैं उनको जब भी वहां किसी भी तरीके की बात आएगी तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरीके की स्टेटमेंट आना बहुत ही लाजमी है। और जहां तक रही बात बिहार की, बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हमेशा से ये रहा है कि इस तरीके के मामले हमेशा ही न्यायपूर्ण मतलब ड्यू प्रोसीजर के माध्यम से सुलझाए जाने चाहिए। और जिस तरीके की बात ये अभी आरजेडी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि 3 घुसपैठिए मिले हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट अभी पब्लिक में तो मुझे देखने को मतलब सुनने को मिला नहीं है। इससे पहले हमेशा ये कहते रहे कि एक भी घुसपैठिए नहीं है, लेकिन आज ये इस मंच के माध्यम से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 घुसपैठिए मिले हैं। मैं आपको बताऊं, घुसपैठिए आइडेंटिफाई करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई काम नहीं था। उनको सिर्फ इतना काम था उनका कि वो इनएलिजिबल वोटर्स को आइडेंटिफाई करें। घुसपैठिए आइडेंटिफाई करना बिल्कुल ही होम मिनिस्ट्री का काम था, और बखूबी जिस तरीके से माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये कहा है कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट है वहां से जितने भी चलिए ठीक है। और कहीं ना कहीं घुसपैठियों ने अपनी फेक वोटर आईडी भी बनवा के रखी। रविंद्र जी, जिस तरीके से गृह मंत्री ने ये बयान दिया है, इसका अगर चुनावी गणित हम देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं रविंद्र जी, आप कितना असर पड़ सकता है? शिवांगी जी सबसे पहले नमस्कार आपको, मेरे जितने साथी बैठे हैं डिबेट में, इनको और समस्त देशवासियों को। जो कोई भी सरकार हो देश में, उसको उसका दायित्व बनता है कि बाहर से आए हुए लोगों को जो अनैतिक तरीके से संवैधानिक तरीके से जो घुसते हैं उनको कंट्रोल करना। उस कंट्रोल में देशवासियों का भी बड़ा योगदान रहता है। अब मेरे पड़ोस में कोई आके बैठ गया, उसका मेरे को पता नहीं है, या मेरे को पता है तो मैं अपनी सरकार को, अपने पुलिस को, अपने प्रशासन को, अपने पॉलिटिशियन जो साथी हों उनको नहीं बताऊं, तो उसमें मेरा भी दोष है। तो सबसे पहले तो दोषी हम खुद ही हैं। उसके बाद में एक दूसरे पे ब्लेम करने की बजाय हम इसके सुधार की तरफ अगर बढ़े तो देखो, इससे जो राशन वितरण हो रहा है, जो ये घुसपैठिए आ रहे हैं, आ कहां से रहे हैं? जो दुर्गम इलाके हैं, जहां पर फेंसिंग नहीं कर सकते हम, जहां पर बाढ़ का बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं। मैं फौज से ही हूं, मैंने बहुत नजदीकी से इन चीजों को देखा है शिवांगी मैम। इन चीजों को रोकने के लिए जो शाह साहब ने आज बोल रहा है, ये मेरे हिसाब से देश हित में एक बड़ा कदम होगा। सदा रोकते आए हैं, ये 12-14 साल हो गए, 15 साल हो गए। इस तरीके से जो स्टेप ले रहे हैं अभी,
इससे देश का भलाई होगा और इसमें सबको कोऑपरेट करना चाहिए। इसमें लांछन लगाने की बजाय इसमें दोषी किसी को साबित करें हम। अब इसमें सही मायने में तो दोष कांग्रेस का ही है। कांग्रेस ने इसको न जन्म देती और न आज ये चीज यहाँ तक पहुंचती। अब 2025 में तकरीबन मान के चलो तकरीबन जनवरी में 1101 घुसपैठिए पकड़े हैं। ये सब नुकसान है, देश को नुकसान है। इसमें ये बहस का मुद्दा न होके ये तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए और हमें इस सरकार का साथ देना चाहिए जो इस सिस्टम को खत्म करने जा रही है। घुसपैठिए जो आ रहे हैं इनको अभी तकरीबन मान के चलो ये ट्रिपल डी पे काम कर रही है, डिटेक्टेड, डिलेक्ट एंड डिपोर्ट। तो इसमें मैं अपनी बताऊं, मैं तो आत्मा से इसको एक्सेप्ट करता हूं और इसमें समर्थन करता हूं। चलिए ठीक है। रतन जी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, अगर आप लोगों की सरकार में घुसपैठिए उत्पन्न ही ना होते तो आज ये देश की समस्या ना बनता, ये कहा जा रहा है। रतन जी, क्यों घुसपैठियों को जगह दी है भारत देश में, क्यों आने दिया उनको सीमा से अंदर? तो आज देश की एक सबसे बड़ी समस्या बन गया है। जवाब दीजिए, मुस्कुरा रहे हैं रतन जी। सवाल आपने पूछा, अगर देश का 56 इंच का सीना वाला चौकीदार जिसे सीमा की जिम्मेदारी है, जिसे देश की जिम्मेदारी है, उसके जिम्मेदारी में पुलवामा हो जाता है तो रविंद्र सिंह गायब हो जाते हैं, पहलगाम हो जाता है तो रविंद्र सिंह पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। और जब उसी सरहद से आतंकवादी हमारे देश में घुस के हमारे एक एक भारतवासियों को मारते हैं, तब रविंद्र सिंह सवाल क्यों नहीं पूछते प्रधानमंत्री से कि भैया देश के प्रधानमंत्री आप हो, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और ताकतवर सरकार देश की जनता ने हम लोगों ने चुन के भेजी है, उसके बाद भी आपके चौकीदारी में आतंकवादी भारत में आते हैं और भारतवासियों के सीने में गोली मार के चले जाते हैं और हम सिर्फ हाथ में हाथ रख के तमाशा देखते हैं। ये सवाल ये नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? इनकी मजबूरी है शिवांगी जी। यह कांग्रेस से सवाल इसलिए पूछेंगे क्योंकि कांग्रेस के ऊपर लांछन लगा के उनके ऊपर उंगली उठाकर कांग्रेस को गाली देकर यह अपनी नेतागिरी चमकाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ लेंगे तो इनके पिछवाड़े पे भारतीय जनता पार्टी के लोग डंडा कर देंगे। रतन जी, लेकिन आप मानते हैं कि घुसपैठिया देश की समस्या है? इनकी मजबूरी है। आप किस परिवार से हैं? ये आपकी मजबूरी है। रतन जी देखिए, आपसे पहले भी डिबेट में मैं कही हूँ कि शब्दों पर थोड़ा अपना ध्यान रखें, शब्द थोड़े सोच समझ कर बोले आप डिबेट में। कार्यक्रम करना है आपकी मजबूरी है। आप सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं पूछेंगे, आप सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे जो विपक्ष में बैठी है। तो घुसपैठिया देश की समस्या बना है कि नहीं? आप इस बात का समर्थन करते हैं रतन जी की नहीं? रतन जी, घुसपैठिया देश की समस्या है या नहीं? नहीं, बिल्कुल समस्या है, तभी तो हम कह रहे हैं। हाँ, हमने तो 90,000 लोगों को डिपोर्ट किया था शिवांगी जी। हाँ, 10 वर्षों में या 12 वर्षों से इनकी सरकार चल रही है, मात्र 4,000 आंकड़े दे पाए कि हमने 4,000 लोगों को डिपोर्ट किया देश से बाहर। अब ये उसके बाद भी ये कांग्रेस से सवाल पूछना चाहते हैं। बड़ी शर्म की बात है, दर्शक देखते होंगे तो इनके ऊपर हंसते होंगे। चलिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं आरोप तो लगता है कि जब आपकी सरकार रही है तब घुसपैठियों को जगह दी गई है, पनाह दी गई है उनको यहाँ पर। चलिए ठीक है, रविंद्र जी की बात सुनेंगे, उसके बाद आप पहुंचे के पास। ठीक है रविंद्र जी, प्रधानमंत्री से अभी सवाल पूछिए, गृह मंत्री से सवाल पूछिए। रतन जी ठीक है, आपकी बात को सुना गया। ठीक है रतन जी, और बोलो, फिर सुनना फिर मेरे को जो मैं बोलूंगा। अरे सवाल सरकार से पूछा जाता है। रतन जी आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं आप शांत रहकर पहले सुनेंगे जवाब, आप शांत रहकर जवाब सुनेंगे, आप शांत रहकर जवाब सुनेंगे। रतन जी 1 मिनट। रतन जी, मेरे को पता नहीं आप किस परिवार से हैं, लेकिन ये असभ्य भाषा का प्रयोग देश के सामने मत करो। जो आप मेंटेलिटी कांग्रेस की है बोलेंगे, वही सी बात पे आप सामने झूठ बोलेंगे। पहली बात सुनो, पहली बात तिलक लगा के आए हैं उसका सम्मान करिए। इस तिलक से कांग्रेस तो बड़ी समाज से आते हैं, उसका थोड़ा लिहाज करिए। आप चैनल पे बैठ के झूठ बोलेंगे? क्या झूठ बोला है? पहली बात आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे। अरे आपके अंदर हिम्मत होती, नैतिकता होती तो आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछते, मैं रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से सवाल पूछते कि पहलगाम क्यों हुआ, पुलवामा क्यों हुआ। नोट करो इनको, मैं एक फौजी आदमी हूँ। चलिए रवन जी जवाब दीजिए, फिर मुझे आगे भी बढ़ना है। 2004 में पुलवामा के अंदर मेरे को कांग्रेस राज में आर्मी में होते हुए गिलानी की प्रोटेक्शन में खड़ा करा गया। हाँ। और वो सभ्य भाषा का प्रयोग करके बोलता है कि ये XYZ
ये इस किस्म के एनिमल मेरी प्रोटेक्शन में है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं और पाकिस्तान मेरे साथ में है। ये बिना जवाब लेके चले गए रतन जी। मैंने पहले ही बोला डिबेट कांग्रेस ऐसे ही डर जाती है रविंद्र जी। ये इस देश का दुर्भाग्य है पानीदन, इस देश का दुर्भाग्य है ये। इस कांग्रेस का यही है जो ये रतन जी करके गए हैं, अभी उनका स्टैंड भी यही है। अभी देश हित में बात होनी चाहिए। ये मेरे ऊपर उंगली उठा के गए हैं। चलिए ठीक है तापोश जी के आगे बढ़ूंगी। ठीक है तापोश जी, जिस तरीके से घुसपैठियों की जब बात होती है तो पहचान का आधार क्या होता है, किस तरीके से पहचाना जा रहा है, इसको लेकर भी एक बार जनता को क्लियरिफाई हमें करना होगा। तापोश जी मैं बताता हूँ। देखिए ये अभियान सबसे पहले बिहार के सीमांचल अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार से शुरू होकर जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के में संवेदनशील हैं उन जगहों से सबसे पहले इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि सीमावर्ती क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाए। अवैध प्रवेश, फर्जी दस्तावेज और घुसपैठ के नेटवर्क, इस पे सीधा सीधा प्रहार किया जाए। और अमित शाह जी ने आज साफ तौर पे ये कहा है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम ट्रैक करेंगे, फिर हम डिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो देश भर में जनसंख्या का बदलाव हुआ, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उसके तहत हम हाई लेवल पैनल बनाया जाएगा और उसके तहत हम इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। उसमें डीएम, पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां ये सब साथ में बैठेंगी। घुसपैठ के मार्ग, नेटवर्क की जानकारी ये सुनिश्चित किया जाएगा। सीमा सुरक्षा को किस तरीके से और मजबूत किया जाए वो किया जाएगा। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक संतुलन के में जिस तरीके से खतरा है उसको किस तरीके से टैकल किया जाए उस पे काम करेंगे। और सीमावर्ती एरिया में आज चलिए ठीक है तापोश जी, आप ये कहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है क्योंकि अवैध निर्माण बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।